Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Fakhriyat. You are watching our YouTube channel Medicos Fever. Today we will discuss about the most important is the RBCs scenario 2. It's the part 2. We have discussed the part 1. Now we will discuss the part 2. Scenario देखेंगे हम. ये क्या है? A 60-year-old man. एक तो सबसे पहले आपने सिनेरियो में क्या करना है, एक तो एज पकड़नी है, ठीक है. नंबर 1 उसकी क्या आ गई, एज आ गई. और दूसरा फैक्टर क्या है, वो आदमी है, मैन है. कोई भी चिल्ड्रन में डिजीज़ हो सकती है, वुमेन में हो सकती है और मैन में हो सकती है, ठीक है. तो यहीं पे हमने देख लिया दिस इज़ अ मैन विद द पिलर, पेल कलर है उसका, ठीक है. विद द फटीग, डिस्निया ऑन द एक्सर्शन, ठीक है. डिस्निया ऑन द एक्सर्शन, कोई भी काम कर रहा है तो उसे डिस्निया हो रहा है. अब कंप्लीट ब्लड काउंट जो CBC है या कंप्लीट ब्लड काउंट है, वो क्या करते हैं, रिवील्स माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया. अब माइक्रोसिटिक होता क्या है, ये RBC है, ठीक है. अगर RBCs का साइज जो है, यहाँ पे हम हीमोग्लोबिन बना देते हैं, अगर RBCs का साइज छोटा हो जाए, दिस इज कॉल्ड एज द माइक्रोसिटिक, यानी कि साइज जो होगा वो छोटा हो गया है, माइक्रोसिटिक. अब इसमें तो नॉर्मल क्रोमेटिन है, ठीक है. अब ये है हैपोक्रोमिक. हैपो मीन डिक्रीज, क्रोमेटिन मटेरियल, कोई भी यानी कि वो मटेरियल जिसमें क्या है, हीमोग्लोबिन है. अब हीमोग्लोबिन भी कम हो गई, यहाँ पे फर्ज करें हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन देखें ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो ये क्या होगा, साइज में भी छोटा हो गया, यानी कि कंडीशन उसकी क्या होगी, माइक्रोसिटिक भी होगी और हाइपोक्रोमिक भी होगी. अब ये किस डिजीज़ में होता है, ये होता है मेनली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. ये क्या होता है, इन केस ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक. अब यहाँ पे देखते हैं हम इसके आंसर. नंबर 1 इट इज़ द डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ठीक. उसके बाद है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, हीमोडाइल्यूशन, हीमोलाइटिक एनीमिया और इंक्रीज्ड आयरन रिक्वायरमेंट. ये तो प्रॉपरली गलत है. अब हम आते हैं कि भाई डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. तो सबसे पहले बच्चे यही टिक करेंगे कि भाई ये दोनों कंडीशन आ रही है, मैक्रोसिटिक भी है, हेपोक्रोमिक भी है, तो कौन सी है, डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. लेकिन यहाँ पे देखें कि एक तो उसकी एज ज़्यादा है, दूसरा क्या है, उसका मैन है, आदमी है. तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में मेनली अगर बच्चे हों, चाइल्ड हों या माएँ हों, मदर्स हों, उनमें क्या होती है, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है. उनके क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं मिल रही होती, आयरन की डाइटरी डेफिशिएंसी हो जाती है. लेकिन इन केस ऑफ द, अगर वो कौन सी है, अगर गर्ल है, उसको मेंसेस वगैरह हो रहे हैं, तो ब्लीडिंग हो रही है उसे, तो उसमें भी क्या होगी, आयरन की डेफिशिएंसी होगी. इसमें क्या होगी, ब्लीडिंग होगी वुमेन में, ओके. अब आदमी में क्या होगी, मैन में GI ब्लीड होगी. क्या होगी, GIT ब्लीडिंग. उसको क्या होगी, उसका जो GIT ट्रैक सिस्टम है, यानी कि उसका कोई भी चीज़ GIT ख़राब हो सकती है, उसका पेंक्रियाटिक सिस्टम भी ख़राब हो सकता है, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूडेनम भी हो सकता है, क्रॉन डिजीज़ भी हो सकती है, कोई भी डिजीज़ हो सकती है. तो मैन में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग. अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग में क्या होगा, ब्लड लॉस होगा. जब ब्लड लॉस होगा उसमें आयरन भी क्या होगा, लॉस हो जाएगा. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब इसमें डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ आयरन तो है, लेकिन डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ आयरन एक वास्ट टर्म है, ठीक है. तो हम यहाँ पे देखेंगे, दूसरा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग. अगर मैन में आ गया, एडल्ट मैन में, तो इसमें क्या होगा, दैट इज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग. तो आपने प्रोबेबल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहां पे आपने जाना है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा. थर्ड है हीमोडाइल्यूशन. हीमोडाइल्यूशन होता क्या है, अब RBCs होंगे नॉर्मल, लेकिन प्रोड्यूस कम हो रहे होंगे. तो एज टू एज यहाँ पे अगर RBCs कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसमें भी एनीमिया होता है, लेकिन उसमें होता है नॉर्मल साइज है, हर चीज़ नॉर्मल होता है, तो हीमोडाइल्यूशन भी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे फुलफिल ही नहीं हो रहा, ओके. अदर इज द हीमोलाइटिक एनीमिया. हीमोलाइटिक एनीमिया में भी यही होता है, जो RBCs का साइज होता है वो सेम होता है, क्योंकि यहाँ पे RBC है तो वहाँ पे जाके एंटीबॉडीज़ एक्ट करना स्टार्ट हो जाती हैं. जब एंटीबॉडीज़ एक्ट करना स्टार्ट हो जाती हैं
तो ये जो आरबीसीज को डिग्रेड करना स्टार्ट हो जाती है। अब क्या होगा, जब आरबीसीज डिग्रेड होंगे तो उनका काउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन उनका साइज तो नॉर्मल रहेगा, साइज में उनके कोई फर्क नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसके बाद है इंक्रीज आयरन रिक्वायरमेंट। ये तो हो इंक्रीज आयरन रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन ये काज तो नहीं है उसकी, ये तो उसका आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, उसे आयरन दे रहे हो, लेकिन ये उसकी काज नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट काज इज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट काज। अब देखेंगे जो आयरन की एब्जॉर्प्शन है वो कैसे हो रही होती है। अब आयरन की एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगी, जो डिड्यूडिनम में वहाँ पे होगी। वहाँ पे क्या होते हैं, इंटायरोसाइट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर लेते हैं, ये इंटायरोसाइट्स हैं। तो जो आयरन होता है सबसे पहले किस फॉर्म में आएगा, नंबर 1 इट इज़ मेनली कम्स फॉर्म ऑफ द हीम फॉर्म में आएगा। इट इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द हीम फॉर्म, ये हीम है तो हीम के ट्रांसपोर्टर होते हैं, तो ये इंटायरोसाइट्स में आ जाता है। ठीक, इट मूव्स टूवर्ड्स द इंटायरोसाइट्स। ओके, अब जो आयरन है वो किस प्लस में फॉर्म है, Fe3 प्लस फॉर्म में, ये है Fe3 प्लस फॉर्म में। यहाँ पे होते हैं साइटोक्रोम, ड्यूडिनम के साइटोक्रोम होते हैं, इसको किस में कन्वर्ट कर दें, Fe2 प्लस में। अभी Fe2 प्लस क्या है, ये डाईवैलेंट मेटल आयन है। क्या है, डाईवैलेंट मेटल आयन है। और जो डाईवैलेंट मेटल आयन है तो ट्रांसपोर्टर भी किसके होंगे, डाईवैलेंट मेटल आयन के। तो दिस इज कॉल्ड एज द डाईवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर, यानी कि डाईवैलेंट मीन डाई मीन टू, दो होंगे। तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन वाला है वो कौन सा आयरन है, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पे ये तो है इसकी ल्यूमिनल सरफेस। अब ये है बेजल सरफेस। बेजल सरफेस पे क्या होते हैं, फेरोपोर्टेन होते हैं। क्या होते हैं, फेरोपोर्टेन, जो कि Fe2 प्लस को किस में यहाँ पे आ जाते हैं। ये क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं फेरोपोर्टन। अब आफ्टर द फेरोपोर्टन ये दोबारा Fe3 प्लस में कन्वर्ट होगी बाय द हेपहेजिटन, इन केस ऑफ द हेपहेजिटन। अब हेपहेजिटन क्या करेगा, इसे Fe2 प्लस से Fe3 प्लस में कन्वर्ट कर देगा। अब ये ब्लड में आ गई है, तो ब्लड में जो Fe3 प्लस है ये ट्रांसफेरन आएगा, एक मॉलिक्यूल जो कि इसे Fe3 प्लस को लेके जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रांसफेरन है, इसे ये ट्रांसफेरन मॉलिक्यूल है जो कि ट्रांसफर कर रहा है, तो ये किसको लेके जाएगा, Fe3 प्लस को। अब ये Fe3 प्लस को कहाँ पे लेके जाएगा, ये मेनली मूव टूवर्ड्स द एरिया ऑफ द लीवर। तो यहाँ पे हम लीवर बना देते हैं, और लीवर में ये स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ द फेरेटिन, फेरेटिन की फॉर्म में ये स्टोर होगा। अब हमेशा एक निज़ाम है कि एक फीडबैक मैकेनिज्म जनरेट होता है, तो फीडबैक में हेप्सिडिन लीवर रिलीज करता है, जो कि फेरोपोर्टेन को क्या कर देता है, ब्लॉक आउट कर देता है। ओके, अगर ये हेप्सिडिन है, इसने फेरेटिन को ब्लॉक कर दिया, तो ये नॉर्मल की आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। दिस इज द नॉर्मल पाथवे। ठीक है, अब ऐसा सिस्टम हो जाए, अब हम कॉजेज ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी देखेंगे। एक तो होगी कि भाई नंबर 1 के डाइट में आयरन कम आ रहा है। एक क्या है, डाइट में आयरन कम आ रहा है। डाइट में जब आयरन कम होगा तो आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और वो आयरन की डेफिशिएंसी से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। नंबर 1 इज द डाइटरी, अदर इज द थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया में मेनली क्या है, जो आयरन की चेन्स है वो कम बन रही हैं, अल्फा होगी या बीटा चेन्स होंगी, दोनों अल्फा थैलेसीमिया में भी और बीटा थैलेसीमिया में भी, उसमें भी क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। ठीक है, नंबर 3 जो है वो है एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। अब कोई भी क्रोनिक डिजीज है, क्रोनिक डिजीज होती क्या है, जो कि ज्यादा टाइम के लिए रह जाए। जब भी ज्यादा टाइम के लिए रह जाएगी तो मेनली हमारा बॉडी इंटरल्यूकिन 6 जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, इंटरल्यूकिन 6। अब इंटरल्यूकिन 6 का क्या काम है, वो नेगेटिव फीडबैक करता है। मेनली ये क्या करता है, हेप्सिडिन, ये लिवर के ऊपर जाके एक्ट करता है, डायरेक्टली क्या करता है, लिवर के ऊपर जाके एक्ट करता है और हेप्सिडिन रिलीज करवा देता है। जब हेप्सिडिन रिलीज होगा तो आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। नंबर 3 इज द एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज। नंबर 4 इज द सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। नंबर 4 इज द साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया।
here are the most important. अब हमने जो काजेज हैं हम डिस्कस कर रहे हैं इनकी काजेज को। अब साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया में होता क्या है, मेनली जो हीम होता है वो दो चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है, एक तो होगा आयरन होगा और उसके बाद उसका प्रोटोपोरफायरन रिंग होता है। कौन सा होता है? प्रोटोपोरफायरन रिंग। अब अगर कोई भी चेंज इन केस ऑफ द प्रोटोपोरफायरन हो जाए, यानी कि उसके रिंग में तब्दील हो जाए, हीम का एक पार्ट प्रोटोपोरफायरन ना बने, कोई भी काज हो सकती है। मेनली इसका एक चार्ट है, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं इन केस ऑफ द साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, अब यहां पे जो ससिनाइल कोए है, ठीक है, अब यहां से सिस्टम स्टार्ट होता है और इसके बाद पहले कॉप्रोपोरफायरन, प्रोटोपोरफायरन, ये पूरा बनता है। अगर वहां पे कोई इंजाइम के ऊपर, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है वो है लेड, जो लेड है वो क्या करता है, प्रोटोपोरफायरन को नहीं बनने देता। जब प्रोटोपोरफायरन नहीं बनेगा, अब क्या होता है, मेनली एक सिस्टम है यहां पे एक सिड्रोब्लास्टिक की, वाई द नेम शुड बी द सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, अब सिड्रोब्लास्टिक की ये कंडीशन है, ये आरबीसी है। आरबीसी के अंदर जो मेनली जो माइटोकॉन्ड्रिया, जब इसकी सिंथेसिस हो रही होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो आरबीसी का प्रिकर्सर है, अब इसके माइटोकॉन्ड्रिया में होती है आयरन और प्रोटोपोरफायरन की कॉम्बिनेशन होती है। जब प्रोटोपोरफायरन होगा नहीं तो आयरन डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया में। जब भी आयरन की डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया में, दैट इज कंडीशन इज कॉल्ड एज द, वहां पे एक अपीयरेंस होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि इस तरह की अपीयरेंस स्टार्ट हो जाएगी, सिड्रोब्लास्ट लाइक नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। जिस वजह से दिस इज कॉल्ड एज अ सिड्रोब्लास्टिक। अब ये तो होगी माइक्रोसिटिक एनीमिया की चार काजेज हैं। नंबर 1 हमने डाइटरी डेफिशिएंसी की, उसके बाद हमने थैलेसीमिया किया, इसके बाद एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज किया, और नंबर 4 पे सिड्रोब्लास्टिक। ये जो चार काजेज हैं, ये जो साइज कम होता है, दैट इज द माइक्रोसिटिक एनीमिया की काजेज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन द प्रीवियस वी हैव डिस्कस द मेगालोब्लास्टिक मैक्रोसिटिक एनीमिया, वो हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था। तो यहां पे बताने का मकसद यही था कि कोई भी डिजीज आ जाए, कोई भी इस तरह से सिनेरियो आ जाए, तो आपने पिक कर लेना है कि कैसे सिस्टम होता है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।